नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर हमारे देश में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। और शुरुआत में पहले हमें ये थोड़ा सा सुकून था कि जो मृत्यु दर होती थी वो इतनी ज़्यादा नहीं मिलती थी, लेकिन अगर अब की सिचुएशन को हम लोग देखें तो डे बाय डे मृत्यु दर बढ़ती चली जा रही है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कंसर्न का विषय है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी कि अगर आप समय रहते अपने लक्षणों को ध्यान दे देते हैं, उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं और समय रहते ही आप अपनी दवाओं को शुरू कर लेते हैं, तो आपके या आपके घर में अगर किसी को भी कोरोना हुआ है तो एटलीस्ट वो इस सिचुएशन में नहीं पहुंचेगा कि वो उसकी मृत्यु हो जाए या कंडीशन ऐसी हो जाए जिसको रिवर्स ना किया जा सके। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ज़्यादा आई ओपनिंग वीडियो है, तो इसको आप पूरा अंत तक ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कोविड के लक्षण आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो सकें। लेकिन इससे पहले आप ये जानें, जो कोरोना का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मींस जब आपको लक्षण आने शुरू होते हैं, वो एग्जैक्टली क्या होता है। दोस्तों, अगर साइंस के अकॉर्डिंगली हम देखें तो जो कोरोना का इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 दिन से लेकर 14 दिन तक का हो सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो फर्स्ट डे इन्फेक्शन है उस पेशेंट को तुरंत ही लक्षण आ जाएंगे या वो पेशेंट किसी और को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। मतलब आप एग्जाम्पल से समझिए, अगर किसी एक इंसान को पहले दिन इन्फेक्शन हुआ है और उसमें कोई लक्षण नहीं आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे को स्प्रेड नहीं करेगा। वो इन्फेक्शन दूसरे को बहुत ही ईजिली कैरी करा सकता है और वो दूसरा इंसान बहुत ही ईजिली इससे संक्रमित हो सकता है। औसतन जो सिम्टम आने के जो टाइम होता है वो 3 से 4 दिन होता है, उसमें पेशेंट्स को सिम्टम आने शुरू होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लगभग आप माने 70 से 80% लोगों में सिम्टम माइल्ड, मॉडरेट या एसिम्टोमेटिक होते हैं। माइल्ड मॉडरेट मतलब आपको मतलब सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे लेकिन बहुत वर्स्ट सिचुएशन में नहीं पहुंचेगी, और एसिम्टोमेटिक मीन्स उनमें लक्षण दिख ही नहीं रहे हैं लेकिन वो कोविड पॉजिटिव है। और ये कोविड पॉजिटिव पेशेंट ही सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जो स्थिति को और ख़राब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वो कोविड कैरियर हैं और वो दूसरे लोगों को ये चीज़ें फैला रहे हैं। दोस्तों, तो आज मैं आपको पूरा डे 1 से डे 14 तक के टाइमलाइन के बारे में बताऊंगी कि आप उसको एकदम ऑब्जर्वेशन को बहुत अच्छे से ध्यान में रख के सुने और उनको अपने अंदर या अपने घर के किसी मेंबर जिसको कोविड है उस पर इम्प्लीमेंट करके देखें कि क्या वो लक्षण और वो किस स्थिति में पहुंच चुका है पेशेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों डे 1 या डे 2 की। डे 1 या डे 2 में कंडीशन आपको बहुत नॉर्मल लगेगी, आपको ना बुखार आया होगा, ना कोई प्रॉब्लम होगी, ना शरीर में थकावट, कुछ भी नहीं लग रही होगी। माइल्ड हल्का सा आपको गले में हल्का सा खराश महसूस हो सकता है और थोड़ा सा कोल्ड आपको महसूस हो सकता है, मतलब नाक में आपको अजीब सा सेंसेशन लगे, छींक आने लगे, नाक से हल्का सा पानी महसूस होगा। ये आपकी फर्स्ट एंड सेकेंड डे की सिम्टम्स हो सकते हैं। आपने सोचा, जैसे कि मैक्सिमम लोग सोचते हैं, अरे ये तो बहुत माइल्ड सी सिचुएशन है, ऐसा तो किसी को भी कोरोना थोड़ी हो जाता है, मुझे कहाँ से कोरोना होगा, और ये तो कॉमन कोल्ड के लक्षण लग रहे हैं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। डे 3, डे 4 के कंडीशन में यही कफ कोल्ड अब आपको थोड़ा सा सीवियर होना शुरू हो जाएगा। आपके गले में जो हल्की सी खराश थी अब वो थोड़ी ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी, जो आपको नेज़ल डिस्चार्ज हो रहा था वो बढ़ने लगेगा, और अब आपको हल्का सा शरीर में बदन दर्द और माइल्ड फीवर आना, लगभग 99 99.5 के करीब आपको बुखार आना शुरू हो जाएगा। ये एक बहुत सिम्टोमेटिक पॉइंट्स आने लगता है जहां आपको अवेयरनेस आनी तुरंत चाहिए कि आपको कोविड का जो पॉजिटिविटी के सिम्टम्स आने शुरू हो रहे हैं। अगर आपने तब भी ध्यान नहीं दिया, आपने इग्नोर कर दिया कि ये तो नॉर्मल फ्लू के जैसे लक्षण हैं, मुझे अवॉइड कर जाना चाहिए, देन डे 5 और डे 6 से
आपकी परेशानी बढ़नी शुरू हो जाती है दोस्तों। अब वही लक्षण जो आपको गले में हल्की खराश पे थे, दर्द में थे, अब वो बहुत सीवियर होना शुरू हो गया है। आपका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है। अब ये टेम्परेचर लगभग 99 से बढ़ के 100, 101 के अकॉर्डिंग अराउंड होना शुरू हो गया। शरीर में ज़्यादा दर्द महसूस होने लग गया, बहुत ज़्यादा बॉडी टायर्डनेस फील होने लगी, आपको चलने फिरने में असमर्थता होने लगी और आपको अब ड्राई कफ होना शुरू हो गया है। तो ये लक्षण अगर आप इसी पॉइंट पे फॉलो कर लेते हैं, इसी पॉइंट पे ध्यान रख रहे हैं, तो इमीडिएटली अगर आपकी दवाएं शुरू हो जाती हैं तो डे 7 से पेशेंट्स में रिकवरी शुरू होने लगती है। तो उनमें वो कंडीशन वर्स्ट नहीं पहुंचने पाती, पेशेंट धीरे धीरे करके अपने बैक टू नॉर्मल कंडीशन में आने लगता है। लेकिन अगर इसी परिस्थिति में भी पेशेंट परसिस्टेंट रह गया, देन डे 7 से पेशेंट का टेम्परेचर और बढ़ना शुरू हो जाता है, 102 से 103, 104। सीवियर बॉडी पेन के साथ साथ उसको सीवियर कफिंग शुरू हो जाती है और उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे आना शुरू हो जाता है। इवन जो मैं फर्स्ट से 4th 5th डेज की बात करूँ, उसमें भी पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे नहीं गया होता है। देन दे आर वेरी कूल कि हाँ, मुझे तो मेरा ऑक्सीजन भी ठीक है, माइल्ड सिम्टम है, तो मुझे कोविड नहीं होगा। लेकिन अब डे 6 के बाद से जब सिम्टम खराब होने शुरू हुए, आपकी कंडीशन वर्स्ट होनी शुरू हुई, तो अब आपका ऑक्सीजन लेवल 93 से नीचे जाना शुरू हो गया है। कफ बहुत तेज़ होने लगा, मीन्स खांसी बहुत तेजी से आने लगी, सूखी वूपिंग कफ वाली खांसी आनी शुरू हो गई, बुखार आपका नीचे आने को शुरू नहीं हो रहा और अब आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है। तो अगर आपने डे 5-6 पे ही ये चीज़ देख ली होती या शुरुआत में ही अगर आपने अपना इमीडिएटली टेस्ट कराया होता तो शायद ये सिचुएशन आपको हॉस्पिटलाइज करने की नहीं होती। आपके डे 7 के बाद से जब आपको हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है, अगर कंडीशन आपकी और वर्स्ट हो रही है तो धीरे धीरे क्या होता है कि अब आपको सीवियर लंग्स कंजेशन देखने को मिलेगा, खांसी बहुत ज़्यादा मिलेगी, ब्रेथलेसनेस आपको बहुत ज़्यादा कंडीशन में बढ़ चुकी होगी। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बहुत सारे पेशेंट्स में टॉक्सीमिया यानी कि सेप्टिसीमिया जैसी कंडीशन डेवलप होने लगती है। शरीर में आप एक तरह से समझे जहर फैलने जैसी परिस्थिति होने लगती है, क्योंकि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन हो रहा है, बॉडी में बहुत हाई टेम्परेचर है, इन्फेक्शन अब बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया है। तो अगर इस स्थिति में भी अगर पेशेंट स्टेबल नहीं हो पाया, उसकी कंडीशन रिवर्स होनी नहीं शुरू हुई, देन आपका जो पेशेंट है अब वो और वर्स कंडीशन में जा रहा है, क्योंकि इन परिस्थितियों के साथ अब आपका जो प्रीवियस हिस्ट्री रही है वो बहुत रोल प्ले करने लगती है। क्योंकि अगर आपने हॉस्पिटलाइज कर दिया था, नॉर्मल हेल्दी पर्सन था, तो वो रिवर्स होने के चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं। लेकिन इस डे 8, डे 9 की कंडीशन में अगर पेशेंट किसी प्रीवियस इलनेस से सफ़र रहा है, जैसे कि उसको कोई बीपी, शुगर, किसी हार्ट की परेशानी या कोई इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन पर है, वो किसी भी और किडनी या लीवर डिसीज से सफ़र है, तो इसकी परेशानी और धीरे धीरे वर्स्ट होती चली जाती है। नाउ इन द डे 10 पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ जाता है, क्योंकि उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन किसी भी हाल में बेटर नहीं हो रहा है, उसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है और इस समय इस परिस्थिति में पेशेंट के हार्ट पे भी इफेक्ट आना शुरू हो गया होता है। और जब आप उसकी सीटी या एक्सरे करके देखते हैं तो आपको उसके लंग्स में बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि उसका लंग्स पूरी तरह से कंजेस्टिव हो चुका है, उसमें पूरे कंसोलिडेशंस आने शुरू हो गए हैं या पेशेंट कोलैप्स करने की कंडीशन में जा रहा है। बहुत सारे पेशेंट में दोस्तों डे 12 के बाद से रिकवरी शुरू हो जाती है, लेकिन ये परिस्थिति अगर पेशेंट में ज़्यादा बनी रही और पेशेंट की अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी किसी प्रीवियस डिजीज़ से सफ़र रहा है, तो उसमें कोलैप्स की कंडीशन आने लगती है और अंततः डे 13 या डे 14 पे जाके पेशेंट के साथ कुछ मिसहैपनिंग होने की सिचुएशन सुनाई देती है और वो कोलैप्स कर जाता है। तो इन चीज़ों को समझने का सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब क्या था कि आप चीज़ें ऑब्जर्व करें कि आपकी या आपके घर के मेंबर की परिस्थिति किस स्टैंडर्ड पे पहुंच चुकी है, किस लेवल पे पहुंच चुकी है। क्या आपको अब आईसीयू में, क्योंकि आई नो कि हॉस्पिटलाइजेशन अभी बहुत टफ हो गया है, आईसीयू नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप शुरुआत के ही समय से डे 1 से ही अगर आप अपनी आँखों को खुला रखें, अपने घर में चीज़ों को ऑब्जर्व, आप अभी ज़ुकाम भी हो रहा है तो आप पहले कोविड के बारे में ही सोचें, दूसरा कुछ सोचें ही नहीं, क्योंकि जितनी जल्दी आप अपने पेशेंट की दवाएँ शुरू करवाएंगे उतनी क्विक पेशेंट में रिकवरी आने की शुरुआत होगी। क्योंकि जितना लेट हो रहा है उतना लंग्स डैमेज हो चुका होता है, उतनी परेशानी और ज़्यादा घातक हो चुकी
होती है और धीरे 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 करके हम उस परिस्थिति में पहुंच चुके होते हैं कि हम पेशेंट को वापस उस नॉर्मल कंडीशन में नहीं ला पाते और अंततः पेशेंट कोलैप्स कर जाता है। तो आपको सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करना है डे 1 से लेकर डे 5 डे 6 तक के टाइमिंग को। इन कंडीशन में भले आपका ऑक्सीजन नीचे नहीं जा रहा है, भले आपका बहुत हाई ग्रेड फीवर नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या उन्हें नॉर्मल फीवर है, क्या उन्हें कोविड है, और उसको इस नॉर्मल वे में ले लेते हैं कि पेशेंट आगे और सफर बन जाता है। तो इन 6 डेज़ को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करें। इमीडिएटली जैसे भी आपको माइल्ड सिम्टम आने शुरू हो, सबसे पहले अपना आप RT-PCR टेस्ट कराएं और चेक करें कि आप कोविड पॉजिटिव हैं कि नहीं हैं। जितनी जल्दी, शुरुआत में भी इवन मैंने बहुत सारी होम्योपैथिक दवाएं बताई हुई हैं, जितनी जल्दी आप मेडिसिन शुरू करेंगे, साथ में आप एलोपैथिक मेडिसिन को भी शुरू करें, जितना पेशेंट को मेडिसिन टाइमली मिलेगा वो उतने क्विकली रिवर्स होके और नॉर्मली ठीक हो जाएगा और उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे वो आप हों, आपके कोई घर का मेंबर हो, किसी के साथ दोस्तों मृत्यु देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये समय इतना ख़राब हो चुका है कि हर तरफ सिर्फ डेथ की न्यूज़ सुन के इंसान बहुत ज़्यादा विचलित हो रहा है। तो प्लीज़ अपने आप को, अपने घर के लोगों को बचाइए, समय रहते दवाएं शुरू करें ताकि लोग बच सकें। देखिए, शुरुआत में ही जो लोग रेमडेसिविर और डेक्सा के पीछे भाग रहे हैं, कभी भी शुरुआत में रेमडेसिविर और डेक्सा नहीं शुरू की जाती। जब इस फेज़ में पेशेंट पहुंच जाता है कि जो मेनली मैंने बताया 7th 8th की कंडीशन, जब हॉस्पिटलाइज करने की कंडीशन होती है, यूजुअली इस टाइम पे डेक्सा और रेमडेसिविर जैसी मेडिसिन चलाई जाती है। शुरुआत में नॉर्मल एंटीबायोटिक के साथ ही, एंटीवायरल मेडिसिन के साथ ही पेशेंट्स को बहुत ईजिली रिकवर कर लिया जाता है और पेशेंट मैक्सिमम 10 दिन से 12 दिन के अंदर आराम से ठीक होकर, इवन घर के भीतर ही रह के वो ठीक हो जाते हैं, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पहुंचती। तो अपने कंडीशन को हॉस्पिटलाइज कंडीशन तक मत पहुंचाएं। अब शुरुआत में ही अगर आप उसको ठीक कर लेते हैं तो पेशेंट को कतई आपको हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ICU में ले जाने की कंडीशन पहुंचेगी। पेशेंट आपका घर में ही अच्छे से ठीक हो जाएगा। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखें और आँखों से चीज़ों को, एक छोटी से छोटी चीज़ों को भी ऑब्जर्व करें कि क्या ये कंडीशन खतरनाक हो रही है कि नॉर्मल परिस्थिति में है। जितनी जल्दी पहचानेंगे उतनी जल्दी आप इस कोविड से लड़के बाहर आ जाएंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत आई ओपनिंग वीडियो है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए दोस्तों, ताकि वो लोग अपनी और अपने घर के मेंबर्स की जान बचा सकें और हॉस्पिटल्स की अननेसेसरीली चक्कर नहीं काटने पड़े और घर में ही वो सुरक्षित होकर कोविड से बाहर निकल सकें। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर करें और कोई भी अगर क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलती हुई इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।